Welcome. Welcome to Al Khaliq Academy e-learning program. Chapter number 3 रेस्ट एंड मोशन। हम जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो हैं रेस्ट एंड मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, स्केलर एंड वेक्टर, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, equation of motion and first equation of motion, second equation of motion and third equation of motion, and also motion under gravity. रेस्ट एंड मोशन। मोशन दरअसल होता है जब आपकी सराउंडिंग में चेंजेस आने शुरू हो, और रेस्ट होता है जब आपकी सराउंडिंग में कोई भी चेंज ना हो। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी भी गाड़ी में जा रहे हैं तो अगर आप अपने साइड्स में व्यू करें तो आपकी साइड चेंज नहीं होती, आपकी साइड सेम होती है, मतलब आप एक रेस्ट पोजीशन पे। लेकिन आपकी गाड़ी को ही अगर आप सिस्टम कंसीडर करें और उसकी सराउंडिंग को ऑब्जर्व करें तो आपकी सराउंडिंग में चेंजेस होती हैं, तो मतलब आपकी गाड़ी मोशन में है। A body is said to be in state of rest if it does not change its position with respect to its surrounding. जैसे मैंने अभी समझाया, A body is said to be in state of motion if it changes its position with respect to its surrounding. जैसे मैंने गाड़ी की मिसाल दी आपको। तो तीन किस्म के मोशंस होते हैं, एक होता है लीनियर, एक होता है रोटरी और एक होता है वाइब्रेटरी मोशन। लीनियर मोशन, अ बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट पाथ और कवर्स पाथ इज कॉल्ड लीनियर। वो एक लीनियर होता है जब बॉडी एक स्ट्रेट पाथ पे, मतलब सीधी पाथ पे कोई भी बॉडी जाती है, वो जो डिस्टेंस कवर करती है वो लीनियर। और अगर उसी जगह पर हम देखें एक दूसरा मोशन है रोटरी, of a body or rotates about fixed point or axis, its motion is called rotary motion. जिस तरह हमारे पास मिसाल है व्हील ऑफ कार के जो व्हील्स होते हैं वो एक ही जगह पर रोटेट करते हैं, वो ज्यादा आगे नहीं जाते, क्योंकि कार के व्हील्स आगे चले जाएंगे तो कार पीछे रुक जाएगी। कार के व्हील्स एक ही जगह पर रोटेट कर रहे होते हैं। उसी तरह हमारी अर्थ है, एक अपने ही एक्सिस में रोटेट करती है। उसके बाद हमारे पास थर्ड मोशन है वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक अपनी पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन, मतलब एक स्टेप आगे जाए और दोबारा एक स्टेप पीछे है, मतलब वो एक अपने ही पोजीशन में हो, ज्यादा आगे नहीं जाए ना ज्यादा पीछे है, और पीरियडिकली उसमें टू एंड फ्रो मोशन हो। जिस तरह एक पेंडुलम होता है जो घड़ियाल के अंदर लगा हुआ होता है, अगर हम उसको नोटिस करें तो वो एक अपनी ही एक्सिस में मोशन कर रहा होता है, तो वो एक टू एंड फ्रो मोशन करता है। या फिर एक स्प्रिंग हो जो किसी भी बॉडी से अटैच्ड हो, अगर हम उसको फोर्स करें तो कुछ देर के लिए वो एक अप डाउन मोशन करता है, लेकिन एक अपनी ही एक्सिस में मोशन करता है। उस मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। When an object is displaced from a fixed position and made to move to and fro periodically, it is known as vibratory motion. फिर आते हैं मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स। मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है कि जो डिस्कस करती है, फिजिक्स की ब्रांच है जो डिस्कस करती है काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स को। काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की कि जो डिस्कस करती है मोशन ऑब्जेक्ट्स के with or without reference of force। तो कोई फोर्स की हमें उसमें रेफरेंस की जरूरत नहीं होती, ना हमारा फोर्स से कोई लिंक होता है, हम जस्ट उसके मोशन को डिस्कस करते हैं। उसी जगह पे डायनामिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की कि जो हमें बताती है या वो डिस्कस करती है कि आखिर मोशन किस तरह प्रोड्यूस हुआ, तो उसमें जो फोर्स इन्वॉल्व थी वो कितनी थी, उसके फैक्टर्स क्या थे। उस ब्रांच को हम कहते हैं डायनामिक्स। In kinematics, we study position and motion of object in space at certain time without considering the causes of motion, while in dynamics, we study pushes and pulls which cause or resist the motion. जैसा कि मैंने अभी बात की, काइनेमेटिक्स ऐसी ब्रांच है कि जो डिस्कस करती है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। उसमें ये सर्टेनिटी नहीं होती कि उसने
किस तरह मोशन किया, या उस पर कितनी फोर्स लगी या फोर्स नहीं लगी या लगी। लेकिन डायनामिक्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि आखिर एक बॉडी ने जो मोशन किया है या जो भी उसने डिस्टेंस कवर किया है तो वो किस तरह किया है, उस पर कितनी फोर्सेस लगी कि जिसने उसका मोशन किया या उसके मोशन को रेजिस्ट किया। उसके बाद हमारे पास स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं कि जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड मतलब उनकी वैल्यू की जरूरत होती है। वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं कि जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी चाहिए। दो चीजें चाहिए होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज की एग्जांपल्स हमारे पास हैं। मास, एक बॉडी का मास, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। टाइम की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। एक डिस्टेंस जो हम कवर करते हैं उसकी डायरेक्शन नहीं होती। स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती। और टेम्परेचर मतलब एक ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर आप नोटिस कर लें तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती कि आपके हेड की तरफ 30 डिग्रीज होगा तो आपके हैंड की तरफ इतनी डिग्रीज होगा। उस टेम्परेचर की कोई डायरेक्शन नहीं होती। हम सिंपली इन स्केलर क्वांटिटीज को आपस में ऐड, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सके अर्थमेटिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जिसकी जगह जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं वो सिंपल मेथड से सॉल्व नहीं होते। उनके लिए हमारे पास ज्योमेट्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड्स इस्तेमाल होते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज की मिसालें हैं हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर, फोर्स, टॉर्क। डिस्प्लेसमेंट ज़ाहिर है, आप एक बॉडी की डिस्प्लेसमेंट होती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसकी डायरेक्शन भी है और उसका मैग्नीट्यूड भी है। वेलोसिटी की भी एक डायरेक्शन है और उसका मैग्नीट्यूड है। फोर्स ज़ाहिर है, आप 100 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं नॉर्थ की तरफ तो आपके पास डायरेक्शन भी गिवन है और फोर्स भी गिवन है। Distance and displacement. Distance is measure of how much ground an object has covered during its motion. Displacement is the shortest distance covered by a body in particular direction. Displacement is vector quantity while distance is scalar quantity. Distance and displacement की सबसे simplest example आपके पास आप खुद है। जब भी कभी आप क्लास से लेकर पानी पीने जाते हैं तो आप एक सीधा स्ट्रेट रास्ता लेते हैं, लेकिन वहां से आप क्लास में आने के लिए एक पूरा स्कूल का राउंड लगाते हैं। तो जो इतना बड़ा राउंड लगाते हैं और फिर क्लास में आते हैं, उसी की जगह पर जो आप एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करते हैं, जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। और जो आप एक इतना बड़ा राउंड लगा कर आते हैं जिसमें आप पूरा एक एरिया कवर कर जाते हैं और जिसमें आपकी कोई भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होती कि आप कभी नॉर्थ जा रहे हैं, कभी साउथ, कभी ईस्ट, कभी वेस्ट, जबकि डिस्प्लेसमेंट में आपकी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन है। तो आपकी जो डिस्टेंस आप कवर करते हैं पानी की जगह से क्लास तक का, वो कहलाता है हमारा डिस्टेंस। Speed is the ratio of distance traveled by a body to the time taken for travel. Speed दरअसल एक रेशो है कि जो आपने डिस्टेंस कवर किया है डिवाइडेड बाय आपने कितना टाइम लिया है डिस्टेंस कवर करने में। मिसाल के तौर पे आपने कुछ 60 किलोमीटर्स कवर किए कितनी देर में? 1 आवर में। तो आप इसको किस तरह डिफाइन करेंगे आपकी स्पीड कितनी है? आपने डिस्टेंस कितना कवर किया है? 60 किलोमीटर्स कितनी देर में? 1 आवर में। तो आप इस तरह डिफाइन करेंगे या आप बताएंगे कि आपने जो स्पीड जिससे डिस्टेंस कवर किया है वो है 60 किलोमीटर पर 1 आवर की स्पीड में। We define average speed by total distance covered during a particular time डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। हम एवरेज स्पीड उस तरह डिफाइन करते हैं कि जो भी टोटल डिस्टेंस है हमारा उसको डिवाइड करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल से। एवरेज स्पीड का नीचे हमारा फॉर्मूला डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम टेकन। एवरेज स्पीड को VAV से शो करते हैं, S फॉर डिस्टेंस, T फॉर टाइम। Speed can be defined as distance covered by a body in unit time. Speed को हम इस तरह भी define कर सकते हैं कि distance covered by a body in unit time. Speed is unit of speed is meter per second. That's our unit for speed. When a body covers equal distance in equal interval of time, however small the intervals may be, speed of body is said to be uniform. एक body है जो 2 मिनट्स में
2 किलोमीटर कवर करती है। अगेन 2 मिनट्स में वो 2 किलोमीटर कवर करती है। तो हम कहते हैं बॉडी की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। फिर चाहे इंटरवल्स मींस टाइम चाहे कितना ही छोटा हो, भले 2 मिनट्स का हो, 2 सेकंड्स का हो, 30 सेकंड्स, 10 सेकंड्स, शॉर्ट कितना भी छोटा हो, लेकिन अगर वो सेम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कर रही है तो हम कहते हैं बॉडी यूनिफॉर्म है। अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। मोटरसाइकिलिस्ट कवर 150 मीटर इन 10 सेकंड, फाइंड स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट। हमने क्या पढ़ा है अभी कि जो स्पीड है वो क्या है? स्पीड इज बेसिकली द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन पर्टिकुलर टाइम। ये हमारा डिस्टेंस पर्टिकुलर टाइम। डिस्टेंस कितना है हमारा? 150 मीटर। टाइम कितना? 10 सेकंड्स। डिस्टेंस टाइम डेटा हमने लिख दिया। अब रिक्वायर्ड हमें क्या है? वो है स्पीड। तो फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करें। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन पर्टिकुलर टाइम। तो हमारे पास आंसर आता है 15 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी। वेलोसिटी बेसिकली क्या है? वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड इन बाय अ बॉडी इन डेफिनेट डायरेक्शन। वेलोसिटी बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसका मतलब है कि जो डिस्टेंस आपने कवर किया है या जो डिस्प्लेसमेंट आपने कवर की है या जो भी आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, जितनी भी आपने डिस्प्लेसमेंट की है या डिस्टेंस कवर किया है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मीन्स आप स्ट्रेट जा रहे हैं तो स्ट्रेट, राइट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जितना भी आपने डिस्टेंस कवर किया है उसको आप डिवाइड कर दे किससे? टाइम से। जितना आपने टाइम दिया है डिस्टेंस कवर करने में। वेलोसिटी का फॉर्मूला है v एवरेज, लेकिन हम v के ऊपर एरो शो करते हैं जो डायरेक्शन शो करता है कि वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस के ऊपर हम s के ऊपर भी एरो शो करते हैं, और t हमारा टाइम कांस्टेंट रहता है, टाइम रहता है। When speed and direction of motion of body do not change, velocity is said to be uniform. जब हमारी स्पीड और डायरेक्शन दोनों हमारी सेम जा रही होती है बॉडी की, तो हम कहते हैं बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। मींस बॉडी स्ट्रेट जा रही है तो स्ट्रेट जा रही है, और कॉन्स्टेंटली स्ट्रेट है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ है, तो हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ है, तो हम कहते हैं कि बॉडी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रही है। लेकिन उसी जगह पे अगर आप नोट करें कि जो सर्कुलर पाथ्स होते हैं, जैसे उनके अंदर जब कार्स टर्न होती ट्रेवल करती हैं, वो एक राउंड में घूम रही होती हैं, लेकिन उनकी बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, तो वो जो होती हैं वो वेरिएबल वेलोसिटी होती है। जहाँ हमारे पास है व्हेन वेलोसिटी और डायरेक्शन और आइदर ऑफ देम चेंजेस, द वेलोसिटी इज सेड टू बी वेरिएबल वेलोसिटी। Acceleration. When the velocity of body changes on acceleration is always produced. Time rate of change of velocity of a body is called acceleration. Acceleration may be positive or negative. Acceleration is a vector quantity. Its unit is meter per second square. Rate of change of velocity is called acceleration, which is denoted by acceleration and arrow over it. एरो ओवर एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अब एक्सेलरेशन आखिर है क्या? एक्सेलरेशन बेसिकली आपकी वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। जैसे मुसलसल अगर आप 50 किलोमीटर की स्पीड से 50 किलोमीटर की वेलोसिटी से जा रहे हैं, लेकिन आपने किसी जगह पे 60 में भी कवर किया है, कहीं पर आपने 30 भी कवर किया है, तो उसमें आपकी जो चेंज आती है वेलोसिटी कहलाती, एक्सेलरेशन कहलाती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि आपने किस रेट से आपकी बॉडी में जो वेलोसिटी की चेंजेस आई हैं उन चेंजेस को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव किस सूरत में हो सकती है? कि जब आपकी बॉडी 30 में जा रही है, 30 से ये 40 किलोमीटर की स्पीड पे चली जाए, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव। और उसी तरह पे से अगर आपकी बॉडी 40 पर जाती है तो 40 से 30 में आ जाए, 30 से 20 पे आ जाए, या स्पीड कम हो जाती है, वेलोसिटी कम हो जाती है, तो हम उस एक्सेलरेशन को कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
और रेट ऑफ हमने हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन व्हिच इज डिनोटेड बाय एरो a arrow over it velocity divided by time. अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं. अब velocity of a motor car moving along road increases from 10 meter per second to 50 meter per second in 8 seconds. जिस तरह अभी हमने बात की, अब हमें इसकी एवरेज एक्सीलरेशन मालूम करनी है. हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, हमें फाइनल वेलोसिटी गिवन है और हमें टाइम गिवन है. टाइम हमारा ड्यूरेशन सेम है. तो हमने जो फॉर्मूला वेलोसिटी को पढ़ा उसमें क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम. हमने टोटल कितना टाइम कवर किया है, 8 सेकंड्स किए हैं. और इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी रही, 10 मीटर पर सेकंड, जिससे स्पीड इंक्रीज होकर कितनी हो गई, 50 मीटर पर सेकंड. अब हम फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी vf माइनस vi इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड माइनस 10 मीटर पर सेकंड. ये हमारी फाइनल वेलोसिटी और ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी. तो जब हम इनको सॉल्व करते हैं, 50 माइनस 10 40 मीटर पर सेकेंड. अब हम एवरेज फॉर्मूले में रखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, 40 डिवाइड बाय 8. तो हमारे पास आंसर आता है 5 मीटर पर सेकेंड एवरेज एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन. इक्वेशंस ऑफ मोशन, हरकत की इक्वेशंस. बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है, हम एक डिस्टेंस कवर करते हैं या हम कहीं पर मोशन करते हैं या हम कोई भी ट्रैवल करते हैं, तो हम ज़ाहिर है हमें कुछ इक्वेशंस चाहिए या कुछ ऐसी वैल्यूज चाहिए या कुछ ऐसे फॉर्मूलाज चाहिए जिनसे मालूम कर सकें जो भी हमारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है. उसके लिए हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं मोशन की, जिसमें से इस स्लाइड पर हम पढ़ेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. Suppose a body is moving with its initial velocity vi and is undergoing a uniform acceleration a for a time t such that its final velocity becomes vf. Change in velocity of a body. अब हम देखें change in velocity of a body in time t. ये जो हम फॉर्मूला पहले पढ़ कर आए वेलोसिटी का, और उसके बाद change in velocity अगर हम टाइम है अगर हम उसको करते हैं चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, तो हमें एक्सेलरेशन दे देता है. ठीक है. एज चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. देयरफॉर तो हम इसी फॉर्मूले में से अगर t इधर डिवाइड कर रहा है, अब इसको इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करेगा इस तरह जो हमने यहाँ इस इक्वेशन में शो किया है. तो हमारे पास इस तरफ वैल्यू कौन सी बचती है, vf माइनस vi. अब vi जो है हमारा वो यहाँ पर माइनस कर रहा है, हम इसको भी इस तरफ ले आए, यहाँ आकर क्या करेगा, यहाँ आकर प्लस करेगा. तो हमारे पास फाइनली एक इक्वेशन बन जाएगी, vf इज इक्वल टू vi प्लस at. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की गिवन डेटा में अगर फाइनल वेलोसिटी मालूम करना चाहे वो मालूम कर सकते हैं, या इनिशियल या एक्सेलरेशन या टाइम. उसके बाद हमारे पास है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सपोज अ बॉडी स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी vi and travels a uniform acceleration for a period of time t. The distance covered by the body in his time is s and its final velocity becomes vf. अगर कोई भी बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट होती है, वो कुछ उसकी कुछ एक्सेलरेशन भी होती है एक पीरियड ऑफ टाइम जिसमें वो डिस्टेंस कवर करती है, और वो डिस्टेंस जो वो कवर करती है उस पीरियड ऑफ टाइम में, और जाहिर है अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो फाइनली भी उसकी कोई पोजीशन, उसकी कोई स्पीड होगी, तो वो हमारी फाइनल स्पीड होगी vf. Since acceleration is uniform, the velocity of body increases or decreases by equal amount in equal time interval. Velocity changes at constant rate. Therefore, क्योंकि acceleration constant है, तो जाहिर है बॉडी की जो velocity है वो भी उसी एक constant rate से बढ़ती रहेगी या फिर कम होती रहेगी. मतलब उसका जो change है वो same होगा, वो different नहीं करेगा, क्योंकि velocity changes हमारी जो है वो एक constant rate पर है. जैसे
हमारे पास सेकेंड इक्वेशन की डेरिवेशन है। हमें एवरेज एक्सेलरेशन गिवन है क्योंकि जो इनिशियल वेलोसिटी थी और हमारी फाइनल वेलोसिटी थी, क्योंकि इन दोनों की जो है वो एक्सेलरेशन जो हो रही है उधर वो तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन को मालूम करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, हम दो वैल्यूज इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी अगर हम दोनों को ऐड कर कर और इनसे सब्ट्रैक्ट कर कर एक एवरेज के तौर पर वैल्यू निकालेंगे तो हमें एक एवरेज एक्सेलरेशन मिल जाएगी। उसके बाद है हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल, एवरेज एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम। अगर हमने जो एक्सेलरेशन कवर किया है, जो एक एवरेज एक्सेलरेशन हमारी है, उसको मल्टीप्लाई करते टाइम से तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। और अगर हम इसी जगह पर देखते हैं तो याद करें जो हम इससे पहले इक्वेशन नंबर 1 पढ़कर आ रहे हैं, यहाँ पर भी लिखा हुआ है फ्रॉम इक्वेशन 1 Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। तो हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन में इस जगह Vf की जगह पर, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है ये। फिर हम इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 2Vi प्लस AT अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय T इज इक्वल टू 2ViT प्लस AT स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू ViT प्लस 1 अपॉन 2 AT स्क्वायर, क्योंकि 2 और 2 Vi आपस में डिवाइड कर रहे थे तो यहाँ पर कैंसिलेशन हो गई, और उसके बाद जो प्लस 1 अपॉन 2 AT स्क्वायर बचा, और यह इक्वेशन जो है हमारी कहलाती है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके बाद है हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये तीसरी इक्वेशन है। तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इन दोनों की हेल्प से मालूम कर सकते हैं। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 उठाते हैं और उसकी दोनों साइड्स पर स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यूज आती है Vf स्क्वायर इज इक्वल टू Vi प्लस AT होल स्क्वायर। और हम अगर इसको 2a प्लस b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, a प्लस b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, हमारे पास वैल्यूज आती हैं इस लाइन पर Vf स्क्वायर इज इक्वल टू Vi स्क्वायर, ये इज इक्वल टू Vf स्क्वायर इज इक्वल टू Vi स्क्वायर प्लस 2Vi AT प्लस AT स्क्वायर। ये हमने जो फॉर्मूला लिखा है मैंने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसकी बेसिस पर हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया। अब हम जो इक्वेशन हमने खोली है या सॉल्व की है, हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब अगर हम इस साइड पर देखते हैं AT की साइड पर, अगर हम इधर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड कर देंगे तो जाहिर है इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो जितनी चीज मल्टीप्लाई हो रही है उतनी ही चीज हम डिवाइड भी कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन है 2Vi AT प्लस 2 अपॉन 2 AT स्क्वायर। अब अगर हम इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन लेते हैं और इन दोनों में से a भी हमारे पास कॉमन आता है, 2 और a दोनों को हमने कॉमन ले लिया, इस तरह कॉमन कर उसको 2a को हमने साइड पे रख दिया। अब जो हमारे पास इंटरनली जो अंदर इक्वेशन बचती है वो है ViT प्लस 1 अपॉन 2 AT स्क्वायर। ये कुछ फेमिलियर इक्वेशन लग रही है आपको, जो इक्वेशन नंबर 2 हम पहले पढ़कर आ रहे हैं, S इज इक्वल टू ViT प्लस 1 अपॉन 2 AT स्क्वायर। और हम यहाँ पर वो जो S की वैल्यू है वो इस पूरी इक्वेशन के बराबर है जो हमारा सेकेंड लॉ है, तो हम इसकी जगह पर वो इस इक्वेशन की जगह पर हम S की वैल्यू रख देते हैं, ये वैल्यू S की Vf स्क्वायर इज इक्वल टू Vi स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनली हमें जो इक्वेशन मिलती है वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। A car is moving with a velocity of 36 km/h on a straight road. On application of brakes, it comes to a rest after covering a distance of 10 meters. Calculate the deceleration of car. एक कार है जो मूव कर रही है किस स्पीड से, 36 km/h ऑन अ स्ट्रेट रोड।
अगर हम उसके ब्रेक्स लगाते हैं वो कार फाइनल जो उसकी पोजीशन है वो एक जगह स्टे करती है, एक जगह रेस्ट पर आ जाती है। रेस्ट कार की स्पीड कितनी होगी? ऑब्वियसली 0। आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? एस की वैल्यू आपके पास क्या है? 10 मीटर। हमें जो मालूम करनी है चीज वो है डी एक्सेलरेशन ऑफ कार। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर। हम उसको कन्वर्ट करेंगे 36, हम उस वेलोसिटी को 36 किलोमीटर पर आवर में से कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, जिसके लिए हमारे पास है किलोमीटर के 1000 डिवाइड बाय 3600। ये आपके पास जो फॉर्मूला लिखा हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर की के की वैल्यू कितनी होती है? 1000, और पर आवर के अंदर सेकंड्स कितने आते हैं? 60 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, तो हम उन सेकंड से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 10 मीटर्स पर सेकंड। और फाइनल वेलोसिटी हमारी ऑब्वियसली गाड़ी रेस्ट पर है तो 0 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है। डिस्टेंस हमने कितना कवर किया? 10 मीटर्स कवर किया। डी एक्सेलरेशन मालूम करनी है। अब हम जब थोड़ा दिमाग लगाते हैं अपना, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमारे पास एक इक्वेशन है जो हम अभी सॉल्व कर आए। इक्वेशन नंबर 3, 2as इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, टू फॉर्मूले में, और एक्सेलरेशन हमें मालूम करनी है। तो सिंपली हम जो भी चीजें हमें मालूम है वो हम फॉर्मूले के में पुट करते हैं और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2 की वैल्यू एज अ कांस्टेंट है, ए हमें मालूम करना है, 10 हमें गिवन है, ये फाइनल वेलोसिटी और ये इनिशियल वेलोसिटी। फाइनली गाड़ी आकर एक स्टैग्नेंट पोजीशन पर खड़ी हो जाती है तो 0 उसकी वेलोसिटी है, और इनिशियल वेलोसिटी हमारी है -10 स्क्वायर। हम जब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 20a इज इक्वल टू -100। जब हम 100 को डिवाइड करवाते हैं 20 से तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाती है जो है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है नेगेटिव साइन जो है वो हमें शो करती है कि गाड़ी की जो एक्सेलरेशन है वो डी एक्सेलरेट हो रही है, मतलब उसकी वेलोसिटी एक रेट से कम हो रही है। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। A bus is moving with a velocity of 60 km. When brakes are applied, it comes to a rest after 2 seconds. Find distance traveled by it before coming to rest. तो हमें जो वैल्यूज गिवन है, या बस इज मूविंग विद एन वेलोसिटी, हमें एक इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और फाइनल वेलोसिटी भी हम मालूम कर लेंगे, क्योंकि जब ब्रेक्स हमने अप्लाई किए हैं तो कार जो बस है हमारे ऑब्वियसली एक रेस्ट पर आई है। रेस्ट पर कार की या बस की वेलोसिटी कितनी होगी? 0 मीटर पर सेकंड। और टाइम हमें कितना लगा? 2 सेकंड्स लगे, ओनली 2 सेकंड्स। तो हमें डिस्टेंस भी मालूम करना है कि उसने जो डिस्टेंस कवर किया रेस्ट पर आने की से पहले तो कितना कवर किया। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस जो है वो हमारे किलोमीटर पर आवर में गिवन है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर की वैल्यू कितनी होती है? 1000, और पर आवर मतलब डिवाइड बाय आवर की वैल्यू होती है 60 सेकंड्स मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स। ठीक है, तो हम उसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आता है 116.66 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ बस, क्योंकि बस एक जगह स्टे करेगी या रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी 0। टोटल टाइम हमें कितना लगा? 2 सेकंड्स। अब हमें जो वैल्यूज गिवन है और हमें मालूम क्या करना है? डिस्टेंस, एस की वैल्यू मालूम करनी है। तो अगर हम थोड़ा फोकस करें, हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें ये तीनों वैल्यूज हमें जो मालूम करनी है वो हम मालूम करते हैं। इन तीनों वैल्यूज से हम डिस्टेंस नहीं मालूम कर सकते, लेकिन हमारे पास जो थर्ड फॉर्मूला है उसके अंदर जो है हमें जो एक मिसिंग डेटा है वो है एक्सेलरेशन का। तो हमें सबसे पहले एक्सेलरेशन मालूम करनी होगी। उसके लिए हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, vf इज इक्वल टू vi प्लस at। vf की वैल्यू गिवन है, vi की वैल्यू हमने मालूम कर ली, प्लस at। एक्सेलरेशन नहीं मालूम, t की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम इन वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करते हैं और इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास a की जो वैल्यू है वो आती है
9.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी जो माइनस साइन है वो हमें शो करती है कि यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है या डी एक्सेलरेशन हो रही है। अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करते हैं, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब 2 की वैल्यू हमने पुट की, a की वैल्यू जो हम यहाँ ऊपर मालूम करके आ रहे हैं वो पुट की, डिस्टेंस हमें मालूम करना है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर में आता है 16.66 मीटर्स। बस जो है वो डिस्टेंस जो कवर करेगी वो कवर करेगी 16.66 मीटर्स। हम पढ़ रहे हैं अब मोशन अंडर ग्रेविटी। कभी आपने एक चीज इस तरह ऑब्जर्व की है, कोई भी चीज आप कितनी भी हाइट से फेंकते हैं तो वो हमेशा नीचे क्यों ड्रॉप होती है? बेसिकली इसकी वजह होती है ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर हवा में थ्रो करते हैं उसकी एक स्पीड स्लोली डिक्रीज हो रही होती है और वो एक हाइट आती है जिस पर उसकी स्पीड 0 हो जाती है, जिसके बाद दोबारा वो जमीन की तरफ स्पीड से एक्सेलरेट होकर आना शुरू हो जाता है। वो जो एक्सेलरेशन जिस एक्सेलरेशन से वो एक्सेलरेट हो रहा होता है उसको हम कहते हैं ग्रेविटी और उसकी वैल्यू है 9.81। ये गैलीलियो ने फाइंड आउट किया था कि और बॉडीज का जो भी वेट हो, वेट से वैल्यूज पे इफेक्ट नहीं पड़ता। बॉडीज अगर दो बॉडीज ऊपर से किसी भी दोनों अलग अलग वेट की हो फेंकी जाए, दोनों बॉडीज इक्वली एक्सेलरेट करती हैं, दोनों एक रेट से जो एक्सेलरेट करती हैं वो है इक्वल है। जो है हमारे पास g की वैल्यू जो फाइंड आउट की गई वो है 9.81। उसके बाद g की वैल्यू से हम जो तीन फॉर्मूलाज पढ़कर आ रहे हैं मोशन के, वो भी उनमें भी थोड़ी सी चेंजेस आ जाती हैं अगर हम g की वैल्यू मालूम करते हैं, क्योंकि हमारी जो एक्सेलरेशन है वो है g। तो इन शॉर्ट एक्सेलरेशन की जगह पर हमारा जो इक्वेशन है उसमें g आ जाता है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास आ जाएगी वैल्यू vf इज इक्वल टू vi प्लस gt। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन h इज इक्वल टू vit प्लस 1 अपॉन 2 gt स्क्वायर। And third equation of motion 2as is equal to vf square plus vi square। जो a की वैल्यू है उसकी जगह हमने g की वैल्यू रख दी और हाइट के जो डिस्टेंस जो हम कवर करेंगे ऑब्वियसली मोशन अंडर ग्रेविटी, तो वो एक हाइट में होता है, उसको हम हाइट कहते हैं। सो जैसे 2as जो है कन्वर्ट हो जाएगा 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर प्लस vi स्क्वायर। अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। A ball is dropped from a tower. It reaches the ground in 10 seconds. Calculate the height of the tower and velocity with which it hits the ground. हमें क्या चीज मालूम करनी है? हमें एक तो जो टावर है उसकी हाइट मालूम करनी है और वेलोसिटी जिससे वो ग्राउंड पर हिट करेगा। इनिशियली वेलोसिटी हमारी क्या होगी? 0, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप बॉल को ऊपर से फेंक रहे हैं तो आपके हाथ में जो बॉल है उसकी वेलोसिटी उस वक्त 0 होती है। जब आपने थ्रो किया, हाथ से आपके निकाला, एक माइनर सेकंड्स के अंदर भी 0 होती है। उसके बाद स्लोली इसकी स्पीड बढ़ती है और वो ग्राउंड पर पहुंचता है 10 सेकंड्स जो आपको गिवन है। हमें हाइट मालूम करनी है, तो अगर हम फोकस करें हाइट मालूम करने के लिए टावर की, तो हमारे पास है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर हम उस फॉर्मूले को देखते हैं यहाँ पर, तो हमें इनिशियल वैल्यू गिवन है, हमें टाइम गिवन है, 1/2 कांस्टेंट है फॉर्मूले में, g की वैल्यू भी कांस्टेंट है जो है 9.81। लेकिन यहाँ पर हम क्योंकि माइनर चेंजेस हैं तो उस वजह से हम 10 ले रहे हैं और gt स्क्वायर, तो t की वैल्यू हमें गिवन है 10 सेकेंड्स। तो हम सिंपली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जिससे हमें हाइट मिल जाएगी। तो हमने वैल्यू फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है -500। -500 बेसिकली क्या है? -500 डिस्प्लेसमेंट शो करता है कि हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है या हम जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कवर कर रहे हैं।
उसके बाद हमें मालूम करना है क्या, वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, हमें हाइट मिल गई, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, जी की वैल्यू गिवन है, टाइम गिवन है। अगर हम इन सारी गिवन वैल्यूज पर फोकस करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इसमें हमें फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, जी की वैल्यू कांस्टेंट है, टी की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम सिंपली सॉल्व करके मालूम कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0, क्योंकि आपके हाथ में बॉल थी, आपने अभी फेंकी है, और तो इनिशियली अभी 0 उसकी स्पीड होती है। उसके बाद जी की वैल्यू क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना आपने कवर किया, 10 सेकेंड्स। तो हम सिंपली इसको सॉल्व करते हैं तो हमें फाइनल वेलोसिटी मिलती है -100 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें जो माइनस की साइन है वो शो करती है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है।